बच्चे सोते हुए सर क्यों हिलाते हैं या सोते हुए दांत क्यों रगड़ते हैं या कान क्यों खींचते हैं या नाक क्यों रब करते हैं या अपने सर को साइड टू साइड एक तरफ से दूसरी तरफ क्यों मारते हैं। इसकी क्या वजूहात होती हैं? इनको हम कहते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स, जो कि बच्चों में बहुत कॉमन है। तकरीबन हर दूसरे बच्चे को इनमें से कोई एक मसला होता है जो कि वालिदैन के लिए बड़ी परेशानी का बाइस होता है, और 95-96% ऑफ केसेस में ये प्रॉब्लम्स किसी वजह के बगैर होते हैं। सूदिंग हैबिट्स होती हैं बच्चों के, सूदिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, सूदिंग बिहेवियर्स होते हैं बच्चों के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चा सर को क्यों शेक करता है, दाएँ से बाएँ सर को क्यों हिलाता है। अगर बच्चा सोए हुए सर को हिलाता है दाएँ से बाएँ या सोने से कुछ देर पहले सर को दाएँ से बाएँ हिलाता है, तो ये उसका सूदिंग बिहेवियर है। जैसे हम उसको जूली में लिटाते हैं या गहवारे के अंदर लिटाते हैं, उसको हम स्विंग के अंदर लिटाते हैं बच्चे को और बच्चा साइड टू साइड जाता है, तो उसी तरह की एनवायरनमेंट वो पैदा करने की खुद से कोशिश करता है। यानी सेल्फ प्लेयर एक्टिविटी होती है बच्चे की एक तरह से। अगर बच्चे को स्लीप नॉर्मल है, उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल है, उसकी बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, उसका फीड करना नॉर्मल है, उल्टी नहीं हो रही है, उसका वज़न ठीक बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन अगर बच्चा सर मारता है और साथ रोता है, अपने जिस्म को बल देता है, मुट्ठियाँ बंद करता है, आँखें ज़ोर से बंद करता है और पाँव मारता है, टाँगें चलाता है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को कोई बीमारी है। कोई माइल्ड मसला भी हो सकता है, शदीद मसला भी हो सकता है। माइल्ड मसला कॉलिक का हो सकता है, उल्टी का मसला हो सकता है, रैचिंग का मसला हो सकता है, उसको सर में दर्द हो सकता है, बच्चे के कान की तरफ दूध चढ़ सकता है। अगर सीधा लिटाई हुई हालत में बच्चे को दूध पिलाएं तो उसके कान की तरफ बाज़ का दूध चढ़ जाता है, जो कि कान की इन्फेक्शन करता है और गले से कान को कनेक्ट करने वाली ट्यूब जो है वो उसकी सोजिश हो जाती है। उस ट्यूब को हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, और इसकी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को कहते हैं यूस्टेशनाइटिस। तो बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बच्चा सर मारता है, रोता है, आंखें ज़ोर से बंद की होती हैं और बस रोए जा रहा होता है। वालदैन को समझ नहीं आ रही होती कि क्या है। इस कंडीशन में बच्चे को डॉक्टर को दिखाना और उसका मुआयना करवाना ज़रूरी है। लेकिन अगर बच्चा नॉर्मल स्लीपिंग हालत में थोड़ा सर दाएं-बाएं मारता है, सेल्फ सूदिंग बिहेवियर शो करता है, तो इसमें कोई कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर जिस बच्चे को रैचिंग हो रही होती है, जिसको उल्टी हो रही होती है, वो कभी सीधा होता है, कभी उल्टा होता है और बैक आर्चिंग करता है। बच्चा अपनी गर्दन को पीछे की तरफ अकड़ाता है। ये इस चीज़ की अलामत है कि बच्चे को अब खारे मैदा का, यानी मैदा के उबलने का मसला है। मैदा उसका सीने की तरफ उबल रहा है और उधर से मुँह की तरफ आ रहा है। ऐसे बच्चे को बाज़ औक़ात उल्टी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात हल्का-फुल्का दूध गिराने का मसला होता है, लेकिन बच्चा रोता है, बच्चा जो है वो अकड़ाता है अपने आप को, और वो वाली सारी अलामत करता है जो पिछली पिक्चर में मैंने दिखाई हैं। तो इस तरह के बच्चों को फिर रिफ्लक्स बोर्ड एक चीज़ होती है जिस पे बच्चे को इस तरह से लटाते हैं कि उसका सर, सीना और पेट इस ट्रायंगुलर पिल्लो के ऊपर हो और हिप से नीचे डाउनवर्ड उसकी बाकी सारी बॉडी बेड के ऊपर हो। इसको रिफ्लक्स बोर्ड कहते हैं और इसका बड़ा सेंट्रल रोल है इस तरह के बच्चों में जो रिफ्लक्स की वजह से सर मारते हैं या रिफ्लक्स की वजह से जिनके कान में दर्द होता है या उल्टी करते हैं। फिर एक दूसरी कंडीशन होती है बच्चे का सोए हुए डर जाना। सोने के इमीडिएटली बाद या सोने से जस्ट पहले या सोई हुई हालत में दरमियान में किसी वक्त भी बच्चे को ऐसा झटका लग सकता है। ये स्टार्टल रिफ्लेक्स का एक नॉर्मल वेरिएंट है जो कि दमक के साथ, किसी आवाज़ के साथ बच्चा जो है वो एग्ज़िबिट करता है, बच्चा शो करता है। लेकिन अगर एक आध दफ़ा या 2 दफ़ा ये हो रहा है वक़्फ़े के साथ, बगैर किसी आहट के, बगैर किसी दमक के, बगैर किसी आवाज़ के, तो ये भी नॉर्मल है। इसको कहते हैं बिनाइन मायोक्लोनिक जर्क ऑफ इन्फेंसी या स्लीप स्टार्टल या स्लीप स्टार्ट। ये नॉर्मल चीज़ है। बच्चा सोए हुए किसी ख्वाब के में देख डर जाता है, गिर जाता है और उसको इस तरह से होता है, और ये छोटों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। लेकिन बच्चों में जो ज़्यादा चीज़ जो है वो जो ख़ास बच्चों में होती है वो होती है मायोक्लोनिक जर्क्स ऑफ इन्फेंसी। उसमें बच्चों को यकदम झटका लगता है, 1 या 2 झटके लगते हैं सोई हुई हालत में, और उसके दौरान बच्चा रोता नहीं है, बच्चे की आँख नहीं खुलती, बच्चा घबराता नहीं है, बच्चे को कोई मुश्किल नहीं पेश आती और बच्चे की बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। और इसी झटके की वजह से ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई घबराने की, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी झटके की वजह से बहुत सारी एथनिसिटी के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को बाँधते हैं।
जैसा कि पश्तून और बलोच बेल्ट के लोग जो हैं वो बच्चे के बाजू सीधे करके, टांगे सीधी करके उसके इर्द गिर्द रस्सी बांध देते हैं कि जी बच्चा नींद में डर जाता है, उसको झटका लग जाता है नींद में, बांधने से झटका नहीं लगेगा। इसका कोई बेनिफिट नहीं है बांधे बांधे रखने का बच्चे को। जिस बच्चे को ये झटका लग भी रहा है उसको भी नुकसान नहीं कर रहा, और जिसको जो है आप बांध के रोक रहे हैं उससे तो बिल्कुल कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को झटके लग रहे हों सोने के दौरान इस तरह के, और बच्चा उसमें जाग जाए और रोए, और ये झटके बार बार लगें और स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में लगें, जागने से थोड़ी देर पहले लगें, तो इसको हम जो है वो सलाम सीजर्स या कहते हैं, या इन्फेंटाइल स्पैज्म कहते हैं। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इस अगर झटके बार बार आ रहे हैं, बच्चे की डेवलपमेंट के साथ हैम्पर कर रहे हैं, मतलब 6 हफ्ते पे बच्चे को सोशल स्माइल देना चाहिए। अगर बच्चा सोशल स्माइल नहीं दे रहा, अगर बच्चा 3 महीने पे जो है वो गर्दन नहीं संभाल रहा, तो इस तरह के बच्चे को लाजमन आपको डॉक्टर को दिखा के उसकी तशखीस करवानी है कि बच्चे को सोते हुए ये झटका क्यों लगता है। फिर बच्चे नाक मलते हैं जागती हुई हालत में भी और सोती हुई हालत में भी, और मोस्ट कॉमन इसकी वजह ये है कि नाक किसी तरह से बंद हो जाता है, सिक्रीशंस जम जाती हैं अंदर, और बच्चे जब नाक को मलते हैं, हाथों की मदद से मलते हैं नाक को, तो वो सिक्रीशंस डिसलॉज हो जाती हैं, पीछे चली जाती हैं गले में, या उस जगह से हट जाती हैं, सांस का रास्ता खुल जाता है। बच्चे ऐसा कोई फॉरेन बॉडी की वजह से, कोई आप ऐसे कपड़े आपने शायद पहनाए हों जिसमें से बुर उड़ उड़ के उसके नाक में जा रही है, उससे भी ऐसा करते हैं। आप जब टेल्कम पाउडर लगाते हैं, वो टेल्कम पाउडर के जरिए भी उसकी नाक में जाते हैं, उससे भी बच्चे को उलझन होती है। अगर बच्चे को ऐसा करने में, कैसा करते हुए ना वो दूध छोड़ रहा है, ना बच्चे को बुखार है, ना जुकाम है, तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये एक तरह से जुकाम की भी अलामत हो सकती है। अगर एक बच्चा जो प्रीवियसली नॉर्मल था, इस तरह से नाक को नहीं था छेड़ता आपने, अभी एकदम उसने एक दिन नाक को छेड़ना शुरू कर दिया और नाक चलना शुरू हो गया उसका, और उसको फिर बुखार और जुकाम और सर का गर्म होना और सर की दर्द होना शुरू हो गया है, तो ये इस चीज़ की अलामत है कि फिर बच्चे में कोई फ्लू या कोल्ड की शिकायत जो है वो जाहिर हो रही है। बच्चे कान को पुल करते हैं सोई हुई हालत में, कुछ बच्चे वैसे ही जो है वो आगे पीछे कान के साथ खेलते हैं, ये सेल्फ सूदिंग बिहेवियर है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बच्चा कान को खींच रहा है और उसके साथ रो रहा है और बुखार है, गला खराब है, तो ये इसका मतलब है कि कान की इन्फेक्शन होगी। और अगर खुदा ना खास्ता कान में से क्लियर पानी या खून या पीप आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि कान का पर्दा फट गया है और कुव्वत समात जो है वो उसके ऊपर असर होने का खतरा लाहक हो गया है। मैं अभी सोशल मीडिया पे कुछ देखता रहता हूँ लिटरेचर, तो बड़ी जो है अजीबो गरीब किस्म की, बेवकूफ़ाना किस्म की जो है वो वीडियोस अपलोड की हुई हैं अनप्रोफेशनल किस्म के लोगों ने, जो सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाना चाहते हैं अपनी, कि जी घर पे कान की इन्फेक्शन का इलाज करें, घर कान से पी पाने का इलाज घर पे करें। क्या 5 रेमेडीज़ आप घर पे ही दे सकते हैं बच्चे को। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कुव्वत समात जब बच्चे की आपको लगे कि ख़राब होने लगी है, तो आप उसमें बिल्कुल 0% जो है वो रिस्क लें। ये एक बच्चे की हिस्स है, जैसे देखने की हिस्स है, जितनी आँख ज़रूरी है उतनी कान भी ज़रूरी हैं। अगर पर्दा फट गया, उसमें से पीप आने लग गई है, तो बच्चे को फ़ौरन एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, बच्चे को फ़ौरन इलाज की ज़रूरत है। घरेलू टोटकों से उसका टाइम बच्चे का ज़ाया ना करें। इसमें टाइम पीरियड्स होते हैं, पहले 14 दिन में क्या करना है, अगले 14 दिन में क्या, तशख़ीस कैसे बदल जाएगी, और पहले 3 दिन के अंदर कौन-सी एंटीबायोटिक देनी है, 3 दिन में नहीं ठीक हो रहा बच्चा तो फिर आगे कौन-सी एंटीबायोटिक देनी है। तो प्लीज़ अपने बच्चे को उसकी एक समात जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें बच्चे की। अगर उसकी कान से खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन की अलामत ज़ाहिर हो रही हैं, बुखार हो रहा है, कान को पुल कर रहा है बच्चा, तो लाज़मन डॉक्टर को दिखाएँ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका घर पे कोई इलाज नहीं किया जा सकता। फिर बच्चे रात को कुछ और बिहेवियर शो करते हैं, इसको हम कहते हैं लर्न्ड बिहेवियर। बच्चे रात को जाग जाते हैं और रोना पीटना शुरू कर देते हैं, और जब तक उनके मतलब की चीज़ नहीं मिल जाती तब तक वो रोते पीटते रहते हैं। और यू विल बी एस्टोनिश्ड टू सी कि बच्चे 6 मंथ्स ऑफ एज से ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर, लर्न्ड मैनिपुलेटिव बिहेवियर जान जाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसको फीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको उठाने के लिए, सूदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों को हर दफ़ा रोने पे बच्चे को एक ही तरह की चीज़ ना प्रोवाइड करें। हर दफ़ा रोते हुए बच्चे को कुछ डिफरेंट तरीके से सूद करें। कभी उसको दूध पिलाएं, कभी उसको उठा लें, कभी उसको खिलौना दें, कभी उसको जो है वो लाइट शो करें। अगर बच्चे को हर दफ़ा आप एक ही तरह के तरीके से सहलाएंगे,
तो वो उसका लर्न बिहेवियर हो जाएगा कि मैं जब भी रोता हूँ तो मुझे फीडर मिलता है, तो वो फिर हर दफ़ा फीडर के लिए रोएगा। ठीक है जी? तो लर्न बिहेवियर को डिस्करेज करना आप सीखें, इसके लिए सेपरेट जो है वो वीडियोज़ मैं बनाऊँगा। नाइट टेरर्स और नाइटमेयर्स के लिए भी अलहदा से वीडियोज़ बनाऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत सारी यूज़फुल इन्फो आपको मिली होगी बच्चों की नाइट या स्लीप डिस्टर्बेंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।